आज कब कोशिकांग चल रहे थे अपने, तो कोशिकांग में जो है आगे की बात करते हैं। तो अपन ने देखे थे कौन से अंतःपर्देवी जालिका देख ली थी, गोल्जी बॉडी देख ली थी, लाइसोसोम देख लिया था। अंतःपर्देवी जालिका जो थी उसकी खोज पोर्टर ने की थी। दो प्रकार की थी, RER और SER। ओके, उसके बारे में देखा था कि RER जो होती है वो क्या करती थी, खुरदरी प्रोटीन उपस्थित होते थे तो प्रोटीन का निर्माण करती थी। और जो SER थी वो चिकनी थी। वो चिकनी क्या होती है, वसा, तो वसा का संश्लेषण करती थी। उसके बाद में उसके बारे में और भी देखे थे। फिर अपन ने गोल्जी बॉडी देखी थी जो एक्रोसोम का निर्माण कर रही थी। कैमिलियो गोल्जी ने खोज की थी, उल्लू में उसकी खोज की थी। गोल्जी बॉडी देखने के बाद में जो है अपन ने देखा था लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। तो आप लोग ये बताइए, डिक्टियोसोम किसको कहा था? गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम या अंतःपर्देवी जालिका? तो किसको कहा था? डिक्टियोसोम को। ओके, गोल्जी बॉडी में जो है वो सिस और ट्रांस जो थी, दो प्रकार की क्या थी, उसमें सतह थी। सिस थी वो कैरियोप्लाज्म की तरफ थी, केंद्रक की तरफ। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ थी वो क्या थी? अवतल। कौन सी थी? अवतल। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ग्रंथियों में गोल्जी बॉडी, इसको ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता था। लाइसोसोम जो है वो तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ऑटो लाइसोसोम भी देखा था। लाइसोसोम की खोज डी ट्यूबे ने की थी। और आत्मघाती थैली कहते हैं हड्डियों को बनाने वाली कोशिका को क्या कहते थे? बनाने भी आएगा तो ओस्टियोब्लास्ट, काटने वाली ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, अगला देखते हैं अपन कोशिका राइबोसोम। राइबोसोम अभी तक देखे थे जो थे वो क्या थे? एकल झिल्ली युक्त थे। क्या थे? एकल झिल्ली युक्त। राइबोसोम, सेंट्रोसोम जिसको तारकाय कहा जाता है, और बेसल बॉडी, ये सब जो है वो क्या है? झिल्ली रहित। RCB देखी थी अपन ने। तो राइबोसोम क्या है? झिल्ली रहित कोशिका है। क्या है? झिल्ली रहित कोशिका। राइबोसोम को कहा जाता है कोशिका का इंजन कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम जो है ये किस पर उपस्थित थे? अंतःपर्देवी जालिका पर यदि उपस्थित थे तो ये क्या करते थे? प्रोटीन का निर्माण करते थे। और प्रोटीन क्या करता है? अपने को ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा। डन। तो ऊर्जा देता है, तो ऊर्जा अपने जो है कोशिका को ऊर्जा मिलती है तो वो क्या है? कोशिका का इंजन कहलाता है। अब राइबोसोम नाम किसने दिया? अपने राइबोसोम से याद रखो, राय, राय, राय दो, पहला दो। अपन कहते हैं ना, राय किसी से मांगते हैं तो मेरे को पहले राय दे दे, तो पहला दे, पहला दे। तो राम की नाम किसने दिया था? पहला देने, पहला देने। और ये कैसा है? झिल्ली रहित कोशिकांग है। सबसे छोटी का कोशिका, राई का दाना क्या होता है? सबसे छोटा होता है, नहीं होता है? तो सबसे छोटी कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। कौन सा? राइबोसोम। जबकि बड़ा कौन सा है? बड़ा होता है केंद्रक। भाई केंद्रक अंदर नियंत्रित करता है, तो कोई जिसका बड़ा घर में बड़ा होता है वही सबको नियंत्रित करता है। तो याद रखो केंद्रक क्या करता है? सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राई। राई छोटी होती है तो राइबोसोम। नाम किसने दिया था? पेल्लाडे ने। कैसा होता है? झिल्ली रहित होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर देखा था, तो उसमें देखा था प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम था और यूकैरियोट में भी क्या था? राइबोसोम था। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो कौन सा राइबोसोम था? 70S। एस यहाँ पर जो है वो क्या होता है? अवसादी गुणांक, सेडिमेंटेशन क्विसेंट होता है। अवसादी गुणांक एस होता है, अभी आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम था? 70S। तो यूकैरियोटिक में कौन सा था? 80S। कौन सा था? 80S। 70S की इकाइयाँ कौन कौन सी थी? 50S और
30s। योग 80 होता है परंतु इकाइयाँ है, योग नहीं है। अगला कौन सा 80s। 80s की दो इकाइयाँ थी 60 एंड 40। क्या थी 60 एंड 40 इकाइयाँ थी। और ये प्रोकैरियोटिक में कहाँ होता है, ये प्रोकैरियोट में जो है वो इसमें साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोटिक कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोटिक में कहाँ होता है, केंद्रिका में। यूकैरियोटिक, यू अपने कहते हैं ए यू केंद्रक में आ, मतलब सेंटर में खड़ा हो जा, ए यू सेंटर में खड़ा हो जा। तो यू से क्या हो गया यूकैरियोटिक, और केंद्र से हो गया केंद्रिका। और केंद्रिका को क्या कहा जाता था, राइबोसोम की फैक्ट्री। क्या कहता था, राइबोसोम की फैक्ट्री। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसको कहते हैं, केंद्रिका को। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक, इसके बाद राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम है तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन निर्माण के समय mRNA की छोटी या बड़ी एक कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन निर्माण के समय RNA 3 प्रकार के होते हैं। ये रहा RNA, तीन प्रकार का होता है, mRNA, rRNA, tRNA। M मैसेज होता है, यानी क्या करता है, संदेश का काम करता है। क्या करता है, संदेश का काम करता है। mRNA यानी मैसेज, rRNA, R क्या होता है, R रिवर्स, T ट्रांसफर। क्या करता है, ट्रांसफर करता है ये। तो यहाँ पर जो ये mRNA भाग होता है ये क्या करता है, ये राइबोसोम की छोटी या बड़ी एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। छोटी आर इन राइबोसोम की छोटी या बड़ी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कौन करता है, क्या कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा मैं, बनाऊंगा तो mRNA हो गया। ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है जिसको पॉलीराइबोसोम या इन्फॉर्मोसियम कहते हैं। इन्फॉर्मोसियम भी कहा जाता है। फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन यानी निर्माण, इम आगे लग गया तो इन्फॉर्मेशन, फॉर्मोसियम कहते हैं। पॉलीराइबोसोम और इन्फॉर्मोसियम कहते हैं। और इसको पॉलीसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीसोम। तो एक बार वापस देखें, सबसे छोटा कोशिकांग, राई का दाना छोटा तो राइबोसोम, नाम किसने दिया था, पेलाडे ने। बड़ा कोशिकांग कौन सा है, केंद्रक। क्या होता है ये, झिल्ली रहित है। कौन सी कोशिका, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में ये क्या करता है, निर्माण करता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में इसका निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका में। प्रोकैरियोटिक में कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम होता है, 80s। प्रोकैरियोटिक में कौन सा होता है, 70s। 80s की इकाइयाँ कौन सी थी, 60 एंड 40। और 70s की इकाइयाँ कौन सी थी, 50 और 30s। ये जो है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। और mRNA क्या करता है, राइबोसोम की छोटी या बड़ी एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है जिसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम या इन्फॉर्मोसियम कहते हैं। इसके बाद में ये बात कर ली थी, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। एस क्या होता है, सेडिमेंटेशन यानी अवसादन गुणांक, और इसको कहा जाता है स्वेड वर्ग नियतांक। क्या कहा जाता है, स्वेड वर्ग नियतांक। सेडिमेंटेशन, अवसादन गुणांक, स्वेड वर्ग नियतांक। डन। अब देखो ये होता किस किस में है भाई, ये होता किस किस में है, राइबोसोम प्रेजेंट किस किस में होता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक देखोगे, हमको राय पेला दे,
तो राई से राइबोसोम, पेलाडेज से पेलाडेनिस की खोज की थी। राई का दाना छोटा होता है, इसीलिए छोटा कोशिकांग है से हरित लवक, है से हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में ये उपस्थित होता है। मैं यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। को यानी कोशिका द्रव्य में भी राइबोसोम पाया जाता है। और कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। परंतु 70S राइबोसोम ये कहाँ कहाँ होता है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है। तो ट्रिक क्या है बोलिएगा एक बार। हमको राय पेला दे, हमको राय पेला दे। तो है से हरित लवक, मैं से माइटोकॉन्ड्रिया, को से कोशिका द्रव्य, राय से राइबोसोम, पेला दे से पेलाडेनिस की क्या की खोज की। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना दिक्कत, चलते हैं आगे। अब यहाँ बात आती है वायरस की, अपन ने पहले भी कर चुके हैं बात, वापस देखें वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है, अकैरियोट होता है। क्या होता है, अकैरियोट होता है। इसमें तो या तो डीएनए होगा, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तथा ये राइबोसोम एक साथ नहीं पाए जाते। या तो वायरस में डीएनए होगा, या आरएनए होगा, या राइबोसोम होगा, तीनों एक साथ नहीं होते हैं। इसी कारण इनमें प्रोटीन निर्माण नहीं होता है। इन तीनों, इसी कारण वायरस में जो है वो प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि तीनों एक साथ होती नहीं है। या तो डीएनए होगा, या आरएनए होगा, या राइबोसोम होगा। और इसमें पहले भी देखा था स्टार्टिंग में, इसमें स्वयं का उपापचय तंत्र यानी मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है। जब खुद का उपापचय मेटाबॉलिक ही नहीं है, उपापचय यानी पाचन, उपापचय क्रियाएं क्या होती है, जिसमें अपचयन और उपचयन होता है, उसे उपापचय कहते हैं। इसीलिए ये क्या कहते हैं, इन्हें निर्जीव नॉन लिविंग कहा जाता है। अब जब नॉन लिविंग है, ये प्लांट में है ही नहीं, तो इसमें सेल वॉल नहीं होती है। ये कैसे होते हैं, अविकल्पी अंतःपरजीवी होते हैं। ये अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर प्रवेश करके अपना दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इनको अंतःपरजीवी कहा जाता है। वायरस पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायरस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, एंटीबायोटिक का। वायरस कैसा होता है, अविकल्पी अंतःपरजीवी। वायरस में कौन कौन सी पाई जाती इकाइयों में तीनों एक साथ नहीं पाई जाती, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। क्या नहीं करता ये, प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। क्या इनमें स्वयं का उपापचय तंत्र होता है, नहीं होता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन लिविंग, निर्जीव कहा जाता है। इनमें सेल वॉल भी नहीं होती है। अब जब 70S और 80S राइबोसोम दो प्रकार हैं, तो उनमें 70S सकल, याद क्या रखोगे, सकल, से 70, कल से क्लोरोमाइसिटिन, 70 जो है 70 याद रखोगे, सकल, से 70 यानी 70, कल से याद रखोगे क्लोरोमाइसिटिन। ये क्या करती है, 70S राइबोसोम को क्या कर देती है, अवरुद्ध कर देती है। तो क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक किस राइबोसोम को अवरुद्ध कर देती है, रोक देती है, वो कौन सी है, 70S है। तो भाई 80S में होती है साइक्लोहेक्सामाइड। क्या होती है, साइक्लोहेक्सामाइड। तो 70X को कौन ब्लॉक करती है, सकल,
कल क्लोरोमाइसिटीन। तो SCS-ATS को कौन करता है? साइक्लोहेक्सामाइड। साइक्लोहेक्सामाइड। साइकल साइकल साइक्लोहेक्सामाइड। ATS राइबोसोम है वो एंटीबायोटिक ब्लॉक कर देती है। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड दोनों के नाम हो गए। डीएनए में ABCD और Z ये प्रकार 2 प्रकार से होंगे। एक तो ABCD जीनीय व्यवस्था, एक Z। जब अपन देखेंगे वापस डीएनए और आरएनए पढ़ा जाएगा तब देखेंगे। अब जो है वो आरएनए मैंने कहा कितने प्रकार के, mRNA, tRNA और rRNA देखे थे। सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? आर। अ से आर और ए से अधिक। सर्वाधिक कौन पाया जाता है? आर। और आर ऐसा लिखा जाता है और मैं इस पर ऐसे कर दूं तो ये क्या बन जाता है? 80। क्या बन जाएगा? 80। तो कितना % होता है? 80। टी 20 मैच होता है, 20 का हाफ कर लो, 10 to 15% होता है। कितना होता है? 10 to 50%। mRNA, अब मैं अकेला तो मैं अकेला ही रह जाता हूँ, एम अलोन। तो अकेला अकेला एक से 5% याद रख लो। तो वापस देख लो आरएनए के कितने प्रकार? आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। आर को ऐसे लिखा, आर ऐसे बन गया 80%। T20 मैच होता है, 20 का हाफ किया 10 to 15%। टी के बाद में एम में अकेला रह गया 1 से 5% होता है और ये इसको mRNA टेम्पलेट भी कहा जाता है। तो ये होता है राइबोसोम। डन। क्वेश्चन बताइएगा राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा? राइबोसोम। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका इंजन। इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम नाम किसने दिया था? पेलाडे ने। झिल्ली युक्त है या झिल्ली रहित? झिल्ली रहित है। कौन कौन सी कोशिकाओं में होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक में कितने % होता है? प्रोकैरियोटिक में कौन सा होता है? 70S। यूकैरियोटिक में कौन सा होता है? 80S होता है। प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में 70S होता है। तो 70S को कौन सा एंटीबायोटिक खत्म करती है? तो क्लोरोमाइसिटीन। इसके बाद में और इसको ATS को कौन ख़त्म करता है? साइक्लोहेक्सामाइड। ATS को कौन ख़त्म करता है? साइक्लोहेक्सामाइड ख़त्म करता है। वायरस पर किसका प्रभाव नहीं होता है? एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है। राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन निर्माण के समय mRNA क्या करती है? राइबोसोम की छोटी या बड़ी एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। ये थे आज के राइबोसोम के। इसके बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इम्पोर्टेंट, वैसे है तो सारे इम्पोर्टेंट, सब में क्वेश्चन बनते हैं। पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस। तो पावर से याद रख लो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो से याद रखो माइका। क्या याद रखो? माइका। और लड़कियों के मायके का वो क्या दिखाती है? पावर दिखाती है। क्या दिखाती है? पावर। तो इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। और ये किसका निर्माण करती है? पावर यानी ऊर्जा कौन देगी? ATP देती है। चाहे तुम लोग NADP H2 ले लो, FADP H2 ले लो, कुछ भी दे दो, शरीर कहता है मैं तो ATP को ही समझता हूँ, मुझे तो ऊर्जा ATP के रूप में ही चाहिए। तो ATP। अब भाई ATP आ गया तो ATP का पूरा नाम क्या होता है?
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कहा जाता है सूत्रकणिका, एटीपी निर्माण की फैक्ट्री, पावर हाउस कहा जाता है। इसको ऑक्सीकरण केंद्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है F1 कण। आगे इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ आएगा F1 कण। F1 कण को ऑक्सीसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम। और ऑक्सी से याद रखोगे ये ऑक्सीकरण का केंद्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी ट्रिक थी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों की। क्या ट्रिक थी? माइसिटी नैनीताल, माइसिटी नैनीताल। माई से क्या हो गया था? माइटोकॉन्ड्रिया। सिटी से क्या हो गया था? क्लोरोप्लास्ट। नैनीताल, ने से क्या हो गया था? न्यूक्लियस, केंद्रिका। अब यहाँ बात करते हैं, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका है, इसको सर्वप्रथम किसने देखा था? माइके से क्या करते हैं? कॉल करते हैं अपन, क्या करते हैं? कॉल। तो कोलिकट ने देखा था। और कहाँ देखा था? कोली और कैसे? कीटों की पेशियों में देखा था। और इसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने देखा था? कोलिकर ने। कैसे? कीटों में। और इसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। ये कैसी को झिल्ली युक्त है? दोहरी झिल्ली युक्त है। अल्टमान ने, किसने? अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? बायोप्लास्ट। अल्टमान, अल्टो बायोप्लास्ट। तो अल्टमान, जब मान नहीं रखा जाता है तो बायो जो है, बायो का क्या है? बायो सब्जेक्ट का क्या रखना चाहिए? मान। तो अल्टमान ने क्या दिया था? बायोप्लास्ट कहा था। बैंड बजा दिया, बैंड बजा दिया कहाँ पर? माई के वालों ने क्या बजा दिया? बैंड बजा दिया। तो सी बेंडा ने क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। और पावर हाउस किसने कहा? बीज में क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए। तो सिक बीज ने इसको क्या कहा? सेल का पावर हाउस कहा था। तो देखो, इसको क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका। क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्या कहते हैं? एटीपी निर्माण की फैक्ट्री। और क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण केंद्र। कैसी झिल्ली युक्त है? दोहरी झिल्ली युक्त है। कैसी झिल्ली युक्त है? दोहरी झिल्ली युक्त है। दोहरी झिल्ली युक्त क्या है? कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। सर्वप्रथम किसने देखा था? कोलिकट ने। कैसे? कीटों की पेशियों में। और इसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कहा था। अल्टमान, मान किसका रखा जाता है? बाई का। तो अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? बायोप्लास्ट। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? बायोप्लास्ट कहा था। बैंड कौन बजा देता है? माइके वाले। तो सी बेंडा ने क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सिक बीज, बीज में क्या होता है? पावर होता है। तो सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं? सिक बीज को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इसकी पीडीएफ मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस बाय MV। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर ली जाए और देखें। आगे देखते हैं। ये एक कोशिका में लगभग कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? 1000 से 1500 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। 1000 से 1500 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोसोम। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। अपवाद के रूप में क्या है? क्लोरेला शैवाल। अपवाद के रूप में कौन सी शैवाल है? क्लोरेला शैवाल में कितना माइटोकॉन्ड्रिया होता है? 1 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और एक कोशिका में लगभग कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? 1000 से 1500 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। अपवाद के रूप में कौन सा शैवाल होता है? क्लोरेला शैवाल।
कल कल करता एक ही माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। और एक और कौन सा, माइक्रोएस्ट्रियाज, माइक्रोएस्ट्रियाज उसमें भी कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 1000 से 1500 होने चाहिए। कॉन्ड्रियोसोम कहलाता है। क्लोरेला शैवाल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक। और माइक्रोएस्ट्रिज में भी कितने होते हैं, एक। तो अमीबा पिलोमिक्सा, अमीबा पिलोमिक्सा जिसको क्या कहा जाता है, चाउस चाउस, उसमें, और उसको गैंट अमीबा भी कहते हैं, उसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 5 लाख। कितने होते हैं, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और पेशियों, पेशियों को क्या, पेशियाँ होती है 639 639 होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा है, क्या कहा है, सार्कोसोम कहा जाता है। कॉन्ड्रियोसोम, एक कोशिका में 1000 से 1500 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो उन्हें एक कोशिकीय उन्हें कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। अपवाद के रूप में कौन सी शैवाल है, क्लोरेला शैवाल। कितना होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइक्रोएस्ट्रीज में कितना होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होते हैं, अम्मी के पास 5 लाख रुपए थे, तो अमीबा पिलोमिक्सा, तो अपने को क्या लग गया, चाव लग गया, तो चाउस चाउस। और अमीबा पीछे ना हमारा गैंट अमीबा, कितने होते हैं, 5 लाख। और पेशियों में, पेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 639 में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा, सार्कोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा। मैं पूछूं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कोलिकट ने। कहाँ पर की, कीटों की पेशियों में। इसको क्या कहा जाता था, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था, बाई का क्या रखते थे, मान, तो अल्ट मान। बैंड कौन बजा देते हैं, मायके वाले, तो सी बेंडा ने क्या दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सेल का पावर हाउस किसने कहा था, पावर किस में होता है, बीज में होता है, तो क्या किसने दिया था, सिक बीज ने। किसने दिया था, सिक बीज ने। एक कोशिका में कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, 1000 से 1500, जिसको क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया को पेशियों में क्या कहा था, सार्कोसोम कहा था। हमारे हड्डी की पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। हड्डी की पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। इसीलिए हमारी पेशियों में ऊर्जा चाहिए। हम जैसे भी अंगड़ाइयाँ लेते हैं, तो पेशियों में क्या, जब भी थक जाते हैं, तो पेशियों में क्या होती है, अपने से अंगड़ाइयाँ लेते हैं। तो वो अंगड़ाइयाँ क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी पेशियों में क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। जब भी अपने देखा होगा दही वगैरह खाते हैं, छाछ वगैरह, तो अपने को नींद आने लग जाती है, झपकी। क्यों, क्योंकि उसमें होता है ऑलरेडी लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड के कारण थकान होगी, और थकान के कारण आलस आएगा। सुबह उठते हैं, सुबह उठने पर अपने को थकान सी महसूस होती है। तो थकान सी महसूस होती है, तो अपन क्या करते हैं, कभी इधर मुड़ते हैं, कभी इधर मुड़ते हैं, कभी इधर लौटते हैं, कभी इधर लौटते हैं, उठें उठें ऐसे करते रहते हैं। तो उस समय क्या होता है, हमारे पेशियों में जो लैक्टिक एसिड होता है, वो उसमें जैसे भी हम लौटते हैं, मरोड़ते हैं, जो भी करते हैं, तो हमारे अंदर चलता है कोरी चक्र। क्या चलता है, कोरी चक्र चलता है। क्या चलता है, कोरी चक्र चलता है। और ये कोरी चक्र कहाँ चलता है, लीवर में। कहाँ चलता है, लीवर में चलता है। तो यहाँ पर ये जो है लैक्टिक एसिड को लीवर किस में चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और ये ग्लाइकोजन हमें कहाँ प्रदान होता है, हड्डी की पेशियों में। फिर एनर्जी मिलती है, फिर हम अपन काम में लग जाते हैं। थकान आते हैं, अपन हाथ पैर से मोड़ते हैं, करते हैं। तो ये होता है लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, उसके कारण थकान होती है। लैक्टिक एसिड को दूर करना ये कौन सा होता है, कोरी चक्र होता है। कहाँ चलता है, ले सेल लैक्टिक एसिड, और ले सेल लीवर में चलता है। और लीवर क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड को क्या बना देता है, ग्लाइकोजन बना देता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ प्रदान होता है, हृदय की पेशियों में, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो मैं यहाँ तुम्हें बताऊँ माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बनाकर। देखो ध्यान से देखना, संरचना समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
जूते के समान संरचना भी मैंने बोल कर दी है, कोई बात नहीं। ठीक, इसके अंदर क्या होंगे तो हटा ही देते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी संरचना, जिसको कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो होती है ये इस प्रकार अंगुली नुमा उभार लिए हुए संरचना होती है, आंतरिक संरचना, जिसको इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है? इनर मेम्ब्रेन, IM, आंतरिक झिल्ली। डन। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर कौन सा जो है वो होता है? स्पेस। इस स्पेस को कहा जाता है पेरिटोकोर्डियल स्पेस। पेरिटोकोर्डियल स्पेस कहा जाता है। ये होता है 82 100 एंगस्ट्रॉम। ये माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी संरचना, ये आंतरिक संरचना, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में ये पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, जो कि 82 कितना होता है? 100 होता है। अब यहाँ पर अगला, यहाँ पर ये जो अंगुली नुमा उभार होते हैं इनको कहा जाता है क्रिस्टी। और ये पूछा था रीट में क्या क्रिस्टी किस में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर जो है वो इस पर F1 कण होते हैं क्रिस्टी पर, जिनको अभी बात की थी ऑक्सीसोम, तो इसीलिए ऑक्सीकरण भी करते हैं, तो इनको कहा जाता है F1 कण। क्या कहा जाता है? F1 कण भी कहा जाता है। इसके अंदर यहाँ पर क्या होती है? छोटी छोटी संरचना होती है, जिनको कहा जाता है श्वसनी श्रृंखला। क्या कहा जाता है? श्वसनी श्रृंखला कहा जाता है। और ये जो अंदर की फेज होती है इसको कहा जाता है एम फेज। क्या कहा जाता है? एम फेज। मैं कहाँ रहूँगा? अंदर। मैं कहाँ रहूँगा? अंदर। और सी, बाहर की तरफ से देखो ऐसे सी बनी हुई है, तो इसको कहा जाता है सी फेज। क्या कहा जाता है? सी फेज। इसके अंदर इस प्रकार की संरचना होती है, जिसको कहा जाता है सित्तर-एस राइबोसोम। क्या कहा जाता है? सित्तर-एस राइबोसोम। और इसके अंदर इस प्रकार की संरचना होती है, जिसको डबल स्टैंडर्ड DNA, द्विकुंडलित DNA कहा जाता है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें होता है चक्र चलता है, ETS चक्र, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। श्वसनी श्रृंखला हो गई। देखो बाहर की संरचना आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में क्या होता है? पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। कितना होता है? 80 से 100 एंगस्ट्रॉम। इसके अंदर अंगुली नुमा उभार थे, इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी पर जो ये कण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? F1 कण कहा जाता है। F1 कण किसका काम करते हैं? ऑक्सीकरण का। तो ऑक्सीसोम। अंदर कौन सी पेज है? एम पेज। बाहर कौन सी पेज है? सी पेज। इसके अंदर क्या पाई जाती है? श्वसनी और डबल स्टैंडर्ड DNA। और क्या पाया जाता है? 70S RNA। और सब हो गया इसके अंदर। और ETS ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चलता है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर चलता है। अब वापस ऊपर देखते हैं, तो ये इसमें सब इस डायग्राम में बताए हुए हैं, एक बार सरसरी नज़र मार लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलो अब देखो, ग्लूकोज में जो होते हैं कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन।
ग्लूकोज से क्या बनते हैं, 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं। 2 6 से कितने हो गए, 3 हो गए, ये बनते हैं। ये ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। ये कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में। इधर कौन सा चक्र है, ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ याद करवाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। एक सेकेंड, थोड़ा कलर चेंज, क्या है, दूसरी स्लाइड पे ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है। और एक होता है ग्लाइकोलाइसिस और एक होता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में को आ रहा है, मतलब ये कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में। कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में। अपन क्या झूठ बोलते हैं, उसको कहा जाता है गप। क्या कहा जाता है, गप। तो गैस है ग्लाइकोलाइसिस, पैस है, इसमें कौन सा अम्ल बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। इसके बाद में क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र में अपने क्रेब्स को याद रखो, कैंप, क्या याद रखो, कैंप। जब भी कैंप लगता है तो कैंप में माइक में बोलते हैं, तो माइक में माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइक में क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स पास करके आ गया। क्या पास कर गया, मैट्रिक्स, कोई डिग्री विग्री लेके आए तो मैट्रिक्स से याद रखोगे, मैट्रिक्स। तो ये कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। और ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहाँ संपन्न होता है, से कोशिका द्रव्य। और पै से पायरुविक अम्ल बनता है। क्रेब्स चक्र में कौन सा अम्ल बनता है, क्रेब्स चक्र में जो है वो लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। तो बाकी ये पूरे चक्र आगे हैं, तो यहाँ शॉर्ट में मैंने बता दिए मैं। डन। अब चलते हैं वापस वहीं अपनी स्लाइड पर। ये तो ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन, ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र जिसको ईएमपी पाथ भी कहते हैं। ईएमपी क्यों कहते हैं, एमर्सन मेयरहोफ व पाथवे ने इसकी खोज की थी। एमर्सन मेयरहोफ व पाथवे ने। कहाँ संपन्न होता है, साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। कितने एसिड होते हैं, 2 पायरुविक एसिड होते हैं। फिर एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन नहीं है मतलब अनऑक्सी, ऑक्सीजन है ही नहीं। इसमें क्या बनते हैं, अम्ल या एल्कोहल बनते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आया हुआ है। ऑक्सीजन क्या करता है, लिंक रिएक्शन करता है और उससे क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम के बाद क्रेब्स साइकिल होता है। क्या होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। तो क्रेब्स साइकिल से जो है वो यहाँ पर अंतिम उत्पाद पूछा जाता है, कौन कौन सा बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, ऊर्जा। उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनऑक्सीश्वसन होता है और ऑक्सीश्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन के द्वारा अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। और यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है NADH2 और FADH2। और ये दोनों ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, ATP के रूप में प्राप्त होती है। बाकी ये देखे थे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर जो अंगुली नुमा उभार थे उन्हें क्या कहा था, क्रिस्टी। क्रिस्टी पर कौन से कण थे, F1 कण थे जो किसका निर्माण करते थे, ATP का निर्माण करते थे। उसे फोस्फोराइलेजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोस्फोराइलेजेशन कहते हैं। इसके बाद में आंतरिक झिल्ली पर श्वसन से संबंधित श्वसनीय श्रृंखला पाई जाती थी, उसको क्या कहा, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। ये कहाँ होता है, आंतरिक झिल्ली की श्वसन से संबंधित श्वसनीय श्रृंखला थी, जो इस तरह क्रिस्टी के बीच में जो जगह थी वहाँ पर ऐसे श्वसनिका पाई जाती थी, वो श्वसन से संबंधित श्वसनीय श्रृंखला थी। और ये क्या, कौन सा एंजाइम बनाते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। साइटो A3, ये इसको कहा जाता है कॉपर आयरन प्रोटीन। क्या कहा जाता है, कॉपर आयरन प्रोटीन कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली पर
कौन सा चक्र था? ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जो विभिन्न प्रकार के उच्च ऊर्जा युक्त ATP बनाते हैं। यहाँ ध्यान रखना, एक तो NADH2 बना था और एक FADH2 बना था। तो ना तीन होती नहीं होती है, ना तीन, तो ना से NADH2, तीन से 3 ATP बनता है। कितने ATP बनते हैं? 3, ना तीन। और F यानी होता है 4, परंतु 4 नहीं करना, 4 में 2 का भाग दिए तो कितना हो गया? 2। तो 4 का हाफ कितना हो गया? 2। तो FADH2 में कितने ATP बनते हैं? 2 ATP। और NADH2 में कितने ATP बनते हैं? 3 ATP। श्वसन से संबंधित लगभग 70% एंजाइम, दोनों लाइन इम्पोर्टेंट है और दोनों फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में ना जाने किन किन एग्जामों में पूछी हुई है, NADH2 वाली भी और FADH2 वाली भी, और ये दोनों लाइन। तो देखो, श्वसन से संबंधित 70% एंजाइम कहाँ रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइके में 7 देते हैं, तो 7 से हो गए 70, और कहाँ देते थे? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और 7 से याद रखो श्वास आएगी, और श्वास में क्या आती है? वायु आती है। तो वायवीय परिस्थिति में अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में 70% एंजाइम पाए जाते हैं, और इसी कारण ये हमेशा वायवीय परिस्थिति रहती है। ठीक। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य कौन करता था? सबसे पहले अंतरों में देखा था, वहाँ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कौन कर रहा था? मीजोसोम कर रहा था। कौन कर रहा था? मीजोसोम। तो ये बताइएगा, वहाँ पे एक चीज़ और भी देखी थी, तो लाइसोसोम होती है, कल भी पूछा था। लाइसोसोम के समान काम कौन कर रहे थे? पेरिप्लाज्मिक स्पेस काम कर रहे थे। कौन? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य कौन करता है? मीजोसोम करते हैं। आगे देखो, भोजन के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। तो भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2, H2 और क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। यहाँ पर ऑक्सीकरण भी होती है, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी भी होती है, क्योंकि ऊर्जा का क्या कर रही है? उत्सर्जन कर रही है। 2 अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में शोषण, यानी ऊष्मा का क्या करती है? अवशोषण करती है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। तो ऊष्मा बाहर निकली तो ऊष्माक्षेपी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुई है तो ऑक्सीकरण। श्वसन होगा, ऑक्सीजन होगा तो श्वसन होगा। और जब भी पूर्ण दहन किसी का होता है, तो एक कार्बन का पूर्ण दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण फिक्स होता है। और ये कहाँ होती है प्रक्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि पावर हाउस किसको कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये कैसी अभिक्रिया है? अपचयी अभिक्रिया। कैसी है? अपचयी अभिक्रिया होती है। इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ ऊर्जा के रूप में कितने ATP बनते हैं? 38 ATP बनते हैं। तो निगाह दौड़ा लो एक बार। श्वसन से संबंधित कितने प्रतिशत एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं? 70%। इसीलिए कौन सा श्वसन होता है? वायवीय। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की समान संरचना कौन सी होती है? मीजोसोम। NADH2 से कितना बनते हैं ATP? 3 ATP। और FADH2 से कितने बनते हैं? 2 ATP। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कौन से झिल्ली में होता है? मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में होता है। आउटर और इनर के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। वो कितना होता है? 100 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। चलो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम और DNA होने के कारण ये कैसे अंग होते हैं? अर्धस्वायत्त अंग। जब अपन ने देखे थे वो एकल झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त, वहाँ पर बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में स्वयं का DNA होता है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वायत्त शासी, सेमी ऑटोनोमस पार्ट कहा जाता था। याद आया होगा? वही लाइन है। DNA के कारण ये वंशागति में भाग लेते हैं। DNA ही तो वंश का डिसाइड करते हैं, तभी तो जब भी कोई केस ऐसा हो जाता है तो DNA टेस्ट करवाया जाता है। तो DNA की वंशागति में भाग लेते हैं। और कौन भाग लेते हैं? क्लोरोप्लास्ट भी भाग लेते हैं। बात तो हमें क्लोरोप्लास्ट हो जाए, अपने में तो क्लोरोप्लास्ट है नहीं, और अपने में क्या है? DNA। तो यहाँ पर 2 होता है, एक तो होता है कैरियोज, वंशागति 2 आधार पर होती है, एक तो होती है कैरियोजेनिक और एक क्या होती है? साइटोजेनिक।
कैरियोजेनिक और साइटोजेनिक। कैरियो यानी केंद्रक, यानी केंद्रक की जीन भाग लेती है। साइटो यानी कोशिका द्रव्य, ये माइटो व क्लोरोप्लास्ट की जीन में साइटोजेनिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की जीन इसमें भाग लेती है। साइटोजेनिक में कौन भाग लेती है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की जीन। कैरियोप्लाज्मिक में इसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं। तो अपन जो है वो कौन से हैं? कैरियोजेनिक है, जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं। और साइटोजेनिक में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की जीन भाग लेती है, तो इसमें केवल मादा भाग लेती है। तो इसीलिए प्रकृति को चलाने के लिए केवल मादा अकेले काफ़ी है, पुरुष की आवश्यकता नहीं होती। मैं नहीं, साइंस कह रही है। क्योंकि साइटोजेनिक से उसके साइटोजेनिक से, भाई अपने में माइटोकॉन्ड्रिया तो अपने में भी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर जो है वो बना सकती है क्या? संतान। तो इसीलिए केवल मादा भाग लेती है। तो मादा का तो होना जरूरी है, चाहे कैरियोजेनिक हो चाहे साइटोजेनिक हो। सिंगल वुमेन भी देखी होगी, वो यही होती है। ठीक है, तो वंशागति में भाग लेते हैं कैरियोजेनिक और साइटोजेनिक। कैरियो में नर व मादा दोनों भाग लेते हैं, क्योंकि केंद्रक की जीन भाग लेती है। साइटो में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की भी जीन भाग लेती है, जो केवल मादा भाग लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया का काइनेज एंजाइम अंडे की यॉक या पित्तक को क्या बना देता है? गाढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया का काइनेज एंजाइम जो है वो काइनेज एंजाइम अंडे की यॉक या पित्तक को गाढ़ा बना देता है। प्रकाशीय शोषण में कौन कौन भाग लेते हैं? पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, औरतें मेकअप कहाँ करती है? प्रकाश में बैठकर क्या करती है? मेकअप करती है। क्या करती है? मेकअप। तो में से माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे क्लोरोप्लास्ट, पे से पेरोक्सिसोम, इनमें क्या होता है? प्रकाशीय श्वसन होता है। तो क्या करती है औरतें? मेकअप करती है। कहाँ पर बैठ के करती है? औरतें मेकअप करती है। कहाँ पर बैठ के करती है? प्रकाश में। तो में से माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे क्लोरोप्लास्ट, पे से पेरोक्सिसोम। इसमें क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जो वसीय अम्ल क्या करते हैं? एसिटाइल को एंजाइम में बदलते हैं। वसीय अम्ल किस में बदलते हैं? एसिटाइल को एंजाइम में बदलते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन। तो वसीय अम्ल किस में बदलते हैं? एसिटाइल को एंजाइम में बदलते हैं। किसकी उपस्थिति में? बीटा कार्बन के ऑक्सीडेशन से बदलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया कार्य कितने देखे हैं? 6। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सबसे पहला कार्य क्या देखा था? याद करो, याद। अरे माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के ऑक्सीकरण से क्या बना रहा था? ऊर्जा। तो भोजन किस रूप में था? ग्लूकोज। ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बढ़ा रहा था। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम होता है? और डीएनए होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहा जाता है। डीएनए के कारण ये किस में भाग लेते हैं? वंशागति में। वंशागति दो कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, कैरियोजेनिक और साइटोजेनिक। कैरियो में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, साइटो में केवल मादा भाग लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया का काइनेज एंजाइम क्या करता है? अंडे के यॉक या पित्तक को गाढ़ा बनाता है। पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। मेकअप करती है औरतें, प्रकाश में बैठ के करती है। क्या करती है? मेकअप। तो में से माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे क्लोरोप्लास्ट, कैसे पेरोक्सिसोम। इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन होता है? बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? वसीय अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में किस में बदल जाता है? एसिटाइल को एंजाइम में बदल जाता है। बीटा कार्बन के ऑक्सीडेशन के द्वारा बदल जाता है। तो आज का वीडियो होता है यहीं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट कोशिका अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको पूरी साइंस करवाई जाए। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको लगता है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस टॉपिक को छोड़ दिया जाए। और एक बार पढ़ो,
बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मैटर इसमें दिया जाएगा। चैप्टर ख़त्म होने के बाद में शॉर्ट नोट्स के द्वारा इसको क्विक रिवीजन होगा और MCQs क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो साइंस की चिंता हुई ख़त्म। MV क्लासेज स्टडी विद फन के साथ। जय हिंद, जय भारत।